इस बार भाटपाड़ा की चुनावी तस्वीर बेहद रोचक और अहम बन गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने अमित गुप्ता पर भरोसा जताया है। चुनावी माहौल अपने चरम पर है। नेता वादे कर रहे हैं, अपने इरादे जाहिर कर रहे हैं, गलियों में झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन जनता के मन में एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। क्या इस बार गोलियों की गूंज की जगह विकास की आवाज सुनाई देगी? क्या भाटपाड़ा हिंसा के साए से बाहर निकल पाएगा? इन्हीं अहम सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने भाजपा उम्मीदवार पवन सिंह से खास बातचीत की। इस चुनाव को लेकर उनका विजन क्या है और जनता से किए गए उनके वादे कितने ठोस हैं, देखिए इस विशेष इंटरव्यू में। हिंसा मुक्त चुनाव इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो भी जो सीनियर ये हैं ऑफिसर हैं, उनको ये चेयरमैन है जिनको दायित्व मिला है इलेक्शन को बहुत पीसफुली कराने का, उन्होंने आते ही सबसे बड़े बड़े अधिकारियों को ट्रांसफ़र कर दिया। और इवन उसको लेकर ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट गई थी कि ये इलेक्शन कमीशन अपना मनमानी कर रहे हैं, वो क्यों ऑफिसरों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन कमीशन जो भी चाहेगा इलेक्शन को पीसफुल करने के लिए वो कर सकते हैं, उनको पूरा राइट है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी कार्य कर रहे हैं इलेक्शन को पीसफुली करने के लिए या जो भी एसआईआर को लेकर, सिर्फ बंगाल में ही ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि और अदर स्टेट में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अदर स्टेट में ऐसा कोई सवाल नहीं उठ रहा है। और एसआईआर तो कोई पहली बार हो नहीं रही है। एसआईआर तो 2000 आपका 2 में भी हुआ था, और हर 25-30 साल के बाद ये होती है। ये एक हम लोग के संवैधानिक में ये एक तरह का प्रोसेस है जो करना पड़ता है। तो उसी तरह से ये भी है, इसको अगर मान लीजिए किसी तरह से गैर कानूनी होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर अपना मनमानी करते तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी वो जानते हैं कि ये गलत तो है नहीं, और उन्होंने हर तरह से प्रूफ दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए हम जो भी किए हैं फेयर इलेक्शन किया। इवन ये तक हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बंगाल के जो गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है, उसको दोनों तरफ से उन लोगों का कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बीच में जुडिशियल को रख दिया, जितने जज लोग हैं 2-3 स्टेट के। उसके बाद भी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोलती है कि हमको जज लोग के ऊपर विश्वास नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं आपको तो किसी पे विश्वास नहीं है। कभी बोलते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास नहीं, कभी बोलते हैं जज के ऊपर विश्वास नहीं है। उनको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है। वो तो अपने लोगों पे भी विश्वास नहीं करते। वो देखिए कि जिनको भी मिनिस्टर भी बनाती है ना, उनके ऑफिस में भी अपना एक आदमी रखती है जो उनको खबर पहुंचाते रहे कि मिनिस्टर कहीं अपना मनमानी तो नहीं कर रहा है ना। वो इस तरह के हैं, क्योंकि देखिए डरता कौन है इस दुनिया में? वही इंसान डरता है जो गलत करता है। जो सही करेगा वो कभी नहीं डरता है, क्योंकि वो जानता है कि वो सही कार्य वो बार-बार देखा जा रहा है कि स्पेलिंग को लेकर बार-बार ये मुद्दा उठाती है। तो स्पेलिंग का क्या है ये? आप क्या बोलेंगे इसके अच्छा बारे में? देखिए, स्पेलिंग का जो मुद्दा उठाती है, स्पेलिंग का सबसे पहला चीज है जो भी बीएलओ है, जो भी एईआरओ है, जो भी ईआरओ है, जो भी डीएम है, वो सब बंगाल का ही एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट है। वही लोग इसको देख रहा है। बीएलओ कौन देख रहा कोई है? बाहर से तो आया जो टीचर है वो देख रहे हैं। एईआरओ कौन है और ईआरओ कौन है? जो डिप्टी आपका देखिएगा वो हो गए मजिस्ट्रेटर होंगे, या वही लोग हैं। तो सब उन्हीं के सरकार के हिस्सा है। तो आधातर तो उनके सरकार के हिस्से जो भी यहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, तो वो सब कुछ जानते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं बंदोपाध्याय और बनर्जी, जो बनर्जी होते हैं वही बंदोपाध्याय ही होते हैं। तो बस बोलने का तरीका अलग होता है। तो उनको तो ये पता है, तो जानबूझ के आप लोगों का हैरेसमेंट करने के लिए आप उसको गलत कर रहे हैं कि लोग हैरेसमेंट होंगे अपने, वो सोचेंगे हम सब डॉक्यूमेंट देने के बाद भी मेरा क्यों नाम कट रहा है, तो वो बोल देंगे इलेक्शन कमीशन ने काटा है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो आके खुद तो काम नहीं करेगी, काम तो यहाँ की मशीनरी कर रही है। और मशीनरी को जानबूझ के बोला जा रहा है यहाँ के गवर्नमेंट से, यहाँ के गवर्नमेंट ने जानबूझ के मशीनरी को बोला अपना कि जानबूझ के लोगों को हैरेसमेंट करो, गलती करो, जिसके वजह से हमको फायदा हो। वो हर तरह से तो कोशिश कर रही थी कि एसआईआर ना हो,
SIR नहीं होने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी दौड़ी। जब देखी हर तरह से वो हार गई, तब वो सोच रही है क्या करें कि जिससे मेरा वोटर ना कट जाए, जो मेरा फेक वोटर है, जो मेरा डुप्लीकेट वोटर्स है, या जो मेरा मतलब एक नाम आप देखिएगा 100 जगह 200 जगह पे है, वो कहीं कट ना जाए, मेरा बांग्लादेशी जो वोटर्स है वो ना कट जाए, तो मेरा जो मैं धांधली करके जो इलेक्शन जीतती हूँ वो मैं जीत नहीं पाऊं, इसलिए ये सब हरकत कर रही है ये वो। क्या मामला है जो जो वोट के लिए जो ट्रेनिंग पे गए टीचर्स या जो भी वो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ममता बनर्जी का पहले ऐड चल रहा है। इस पर भी बवाल हुआ 2 दिन पहले, कल भी हुआ। इस पे क्या बोलिएगा कि वो ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं वोट पर, तो ममता बनर्जी का ऐड दिखा रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि सही तरीका से यहाँ काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी घोटाला हो रहा है। देखिए इन लोग का एक सबसे बड़ा देखिए स्ट्रैटेजी क्या होता है, इलेक्शन जब आएगा ना और कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो लोग पहले ही से ना जो भी जैसे रोड बनाना हो गया, कल लगाना हो गया, या जिस तरह की इस तरह की सुविधाएं हैं, आप देखिएगा ये सब चीजें पहले ही से उसका क्या बोलते हैं ऑर्डर पास करके लोग रखते हैं, ठीक है, लेकिन बनाएंगे इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लगने के टाइम में ही, क्योंकि उससे इन लोगों को जहन में रहे, लोगों को याद रहे, लोगों को दिखाएं, लोगों को एहसास कराएं कि देखिए हम आपका काम कर दिए, हम आपका रोड बना दिए, हम आपका कल लगा दिए, जिससे वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर पाए। जब रघुनाथपुर में कल ये रामनवमी का जुलूस में रघुनाथपुर में जो दंगा हुआ, वो कह रही है टीएमसी की तरफ से ये आरोप है ममता बनर्जी की तरफ से कि ये भी बीजेपी का साजिश है। हाँ, सब चीज बीजेपी का साजिश है, बीजेपी तो वो दुकान में पूरा तोड़ फोड़ हुआ हाँ, केक। सब बीजेपी के साजिश है, सरकार उनकी है, इतने दिन से जो चला रही थी। आज तो मान लीजिए दंगा होता है तो कभी बोलती अपने खुद से बोलती है पूरे ओपन मंच पे, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी में बात को कोट करके बोले हैं कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान जो एक राज्य को चला रहा है, वो खुद ये धमकी दे रहा है कि अगर एक समुदाय को मैं छोड़ दूंगा तो तुम्हारा 12 का 13 बजा देगा, हैं? और ऊपर से जब ऐसे दंगे होते हैं तो बोलती है बीजेपी ने किया है। मतलब एक तरफ से आप खुद ही बोलती है, धमकी भी देती है, दूसरी तरफ से ऐसा कोई कांड हो जाता है तो आप बोलती है बीजेपी ने किया है। तो आपको तो मतलब क्या बोलना, वही वो समझ गए हैं कि मैं जो भी करूंगी, जैसे भी करूंगी, यहाँ की जनता तो मुझे वोट देगी, मेरे अलावा तो कोई ऑप्शन उनके पास है नहीं। उनको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, बहुत ज्यादा उनके अंदर वो नहीं होता है, बहुत ज्यादा वो सोचने लगे हैं कि मतलब मेरा छोड़ के इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और विजय उपाध्याय जो बीजेपी से अभी उम्मीदवार बने हैं, सॉरी टीएमसी से, वो बोल रहे हैं कि बाप बेटा दोनों ही हार देखेंगे। कि हमारा हम क्या करेंगे और हमारे पिताजी का हार होगा या मेरा हार होगा, हमसे उसको फर्क हम लोग को नहीं पड़ता उससे। हम लोग देखिए, हम लोग जनता का सेवा करते हैं। हमारे दादाजी जो थे ना, दादाजी को कांग्रेस के समय में कांग्रेस के लिए एक अच्छे लीडर आके उनको खुद ही टिकट दिए थे। दादाजी टिकट मांगने नहीं गए थे, और दादाजी कांग्रेस करते हुए भी बोलते थे ना कि मुझे भैया वोट चाहिए तो हिंदू का वोट चाहिए, चाहे वो 2 ही वोट से हम जीते या हार जाए, हमें और कोई समुदाय का वोट नहीं चाहिए। क्या लगता है इस वक्त बीजेपी में बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट आ रहे हैं, जैसे कि अभी संतोष पाठक ने भी ज्वाइन कर लिया है चौरंगी से, वो कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस से अचानक से वो बीजेपी में आ गया और टिकट मिला है। देखिए क्या होगा क्या नहीं, मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, इलेक्शन का नतीजा जो भी हो, लेकिन यहाँ की जनता को एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी नहीं जागोगे तो जीवन में फिर जागने का मौका नहीं इसके मिलेगा। बगल में ठीक नेहट्टी लगा, मगर वो भी बहुत विकास कर चुका है इसकी तुलना में। भाटपाड़ा में तो सालों से यही स्थिति तो है। आप सोच सकते हैं ना क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आपको एक आंखों से देखा जा रहा है और दूसरे को 2 आंखों से देखा जा रहा है, क्यों? इसका कारण तो पब्लिक को खुद क्वेश्चन करना चाहिए अपने मन में, ऐसा क्यों हो रहा है? एक जगह श्यामनगर भी डेवलप हो रहा है, एक जगह पे टेहट्टी भी हो रहा है, और सिर्फ हमारा विधानसभा ही क्यों नहीं हो रहा है? क्यों उसका कारण है? क्यों हम लोग को इस तरह से ये किया बहुत जा सारे रहा जूट मिल भी यहाँ पे बंद हो चुके थे, क्या बोलिएगा? है? झूठ मिल का बंद होने का कारण एकमात्र क्या इसमें कारण, भी कोई राजनीतिक हाथ है या फिर? यहाँ हर चीज के लिए राजनीति है, हर चीज के लिए A to Z तक। अब बताइए, लोग बोलते हैं कि यहाँ के विधायक डेवलपमेंट नहीं करना चाहते, अब हम कैसे डेवलपमेंट करें? हम अपने MLA फंड से हॉस्पिटल के लिए 2 मशीन लाए, हमारे को 1 मशीन लगाने दिया गया ये शर्तों पे कि आप उसका उद्घाटन नहीं करेंगे। हमने वो भी मान लिया कि चलो भैया हम उद्घाटन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पब्लिसिटी करना पसंद नहीं है। और दूसरा मशीन आज तक 2 साल होने को आया, पहले तो ये बोलते थे मशीन हमने दिया नहीं, फिर बोलते थे कि मशीन खराब दिया है। अब जब मशीन 2 साल हो गया, अब
मशीन को उसकी क्या कंडीशन हो क्या नहीं, अभी तक उनका रूम नहीं बना, एक्सरे रूम अभी तक मशीन लगा नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ हम लोग को इस मेरा विधानसभा को मतलब नहीं होता है बैकवर्ड करने के चक्कर में लोग क्यों लगे हुए हैं, इसका कारण वो खुद ही जान सकते हैं। अमित गुप्ता को किस तरह से ले रहे हैं? देखिए अमित गुप्ता मेरे लिए कोई इशू नहीं है, मेरे लिए इशू यहाँ का सरकार है। अमित गुप्ता सरकार का एक हिस्सा है। अमित गुप्ता अगर मान लीजिए चेंज हो मतलब वो जीत जाए या हार जाए जो भी हो जाएंगे, परिवर्तन तो नहीं होगा ना। मेन तो परिवर्तन इशू है, परिवर्तन जब तक नहीं होगा चीजें खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए वो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है, मेरा कॉम्पिटिटर यहाँ की सरकार है, यहाँ का जो भी जो भी यहाँ का सिस्टम है वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सिस्टम अगर ठीक नहीं होगा ना तो जीवन में यहाँ कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। सबसे पहले क्या काम करिएगा जगह अगर आपकी सरकार? देखिए मेरी सरकार आएगी तो सबसे पहले मैं यही सोचता हूँ हॉस्पिटल और स्कूल को डेवलप करना, क्योंकि किसी भी क्या अमित गुप्ता जी कॉलेज का बात कर रहे हैं अभी? पहले स्कूल ही ठीक कर दें, कॉलेज तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए तो बनाना पड़ेगा बिल्डिंग। अभी तो जो बिल्डिंग बना हुआ उसी को मेंटेन कर दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उनकी ही ना म्यूनसिपैलिटी थी, उनके ही ना एमपी साहब थे, उनके ही ना एमपी साहब हैं अभी। तो स्कूल के लिए क्या किए उन्होंने? उल्टा मैंने फंड दिया तो कुछ कुछ स्कूलों में वो लोग धमकी दे के बोले कि एमएलए का फंड वापस कर दो। लिटरली फंड आया हुआ उनके अकाउंट में वापस चला गया। हेडमास्टर को उन्होंने धमकी दिया कि फंड को वापस कर दो, उसको यूज होने नहीं दिया। और अभी तो वो लोग क्या कर रहे हैं इलेक्शन के टाइम में सब जो जो स्कूलों में मैंने दिया था उनसे उनके हेडमास्टर से उन लोग बोल रहे हैं कि आप लोग ने फंड क्यों लिया था एमएलए से, और लिस्ट निकाल रहे हैं कि कौन कौन स्कूल ने फंड लिया था। उनके अल्टीमेटली उनके हेडमास्टर का फोन आ रहा है मुझे कि हम लोग कहीं हम लोग का जॉब को लेके कोई समस्या नहीं हो जाएगा, ये नहीं ना हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। इस तरह से लोगों को डराया जाता है। बोला जा रहा है कि टीएमसी के मतलब पब्लिक बोलती है कि टीएमसी का जो गुंडागर्दी है बहुत बढ़ गया है, हर जगह दखल करना, गुंडागर्दी करना, जबरदस्ती करना। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए मैं मानता हूँ, मैं तो एक नेता पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं बोलूंगा तो पॉलिटिक्स हो जाएगी। आम आदमी तो सफर कर रहा है ना, आम आदमी तो बोल सकता है। मैं तो न्यूज वालों से यही बोलता हूँ कि मेरा बाइट मत दिया करो यार, अगर आपको रियली में बाइट लेना है तो आम जनता का बाइट लिया करो। अभी मैं 7 नंबर 6 नंबर हो के आया हूँ, मतलब कितने सालों से वहाँ रोड तक नहीं बना। ड्रेनेज सिस्टम जो बनाया ऐसा बनाया उन लोगों ने कि पहले तो बारिश में पानी जम जाता था यार, पानी रोड तक आ जाता था, घर में घुस जाता था। अभी तो नॉर्मली अगर 2-3 दिन अगर ड्रेन साफ नहीं हो या सीवरेज लाइन साफ नहीं हो तो पानी घर तक आ जाता है। हावड़ा जैसे इलाका इतना इतना बड़ा हावड़ा स्टेशन प्रसिद्ध है, हावड़ा ब्रिज, वहाँ पर भी जगह जगह कूड़ा करकट, नाली पूरा जाम। हम लोग भी ऐसा बहुत बार देख चुके हैं। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए न्यू टाउन, सॉल्ट लेक, सिर्फ इसी पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाए। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए मैं आपके माध्यम से जितने भी मीडिया सोशल मीडिया वाले जितने भी लोग हैं उनको मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, एज ए इंडियन होने के नाते ये आप सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि लोगों की समस्या दिखाइए। ये सब डिबेट में बाकी चीजों में टाइम वेस्ट मत किया करिए, आप लोग घर घर जाके लोगों की समस्या दिखाइए। आप लोग देखिएगा आपका टीआरपी जो है ना बहुत ऊपर उठ जाएगा। लोगों की समस्या दिखाइए और दिखाइए कि सरकार किस तरह से लोगों को सिर्फ चेहरा देख के या वो किस पार्टी करते हैं ये देखकर उनको सुविधाएं देती है। बहुत ऐसे हैं जो उनकी पार्टी करते भी हैं तो उनको सुविधाएं नहीं मिलती है। सर अभी तो मीडिया के सामने लोग जहाँ तक मतलब जाते बोल भी नहीं हैं, रहे हैं। तो बोलना भी नहीं चाहते क्योंकि वो हावड़ा में हम लोग गए तो वहाँ पर बोल ही नहीं रहे हैं, डर से। तो इसीलिए देखिए यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना। अब लोग बहुत लोग क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे यही हमारे विपक्ष वाले हैं जो बोलते हैं कि विधायक जी आते नहीं है हमारे पास, मतलब दिखते नहीं है। विधायक जी क्या करेंगे? विधायक जी अगर एक प्रोग्राम में गए थे निशान यात्रा में, पता है क्या किया इन्होंने? अल्टीमेटली वो निशान यात्रा करने वाले लोग जो अथॉरिटी थे उनको उनको धमकाया गया कि आप विधायक जी को बोलिए कि मंदिर तक नहीं आने को, रास्ते से ही निकल जाने को, नहीं तो आप जो प्रसाद बना रहे हैं वो प्रसाद हम बंद करवा देंगे, बनाने नहीं देंगे। तो लोग बेचारे रिक्वेस्ट किए तो हमने बोला धर्म का काम है भैया, हम उसमें बाधा नहीं होने देंगे, हम वहीं से निकल गए। ये लोग इस तरह के मतलब छोटी मानसिकता है ना, इनके लिए क्या मैं बोलूं। इसी वजह से आप खुद उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, वेस्ट बंगाल एक टाइम में फाइनेंशियल हब था, यहाँ इंडस्ट्रियों का पूरा भंडार था। आज बताइए जब आप इतना उन्नयन कर रहे हैं, इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है? यहाँ कोई नई इंडस्ट्री क्यों नहीं आना चाह रही है?
यहाँ कोई घर बनाने वालों को क्यों पैसा देना पड़ता है जमीन खरीदने के लिए और जमीन बेचने के लिए? क्यों ईंटा बालू और गिट्टी खरीदने के लिए आपको कट मनी देना पड़ता है? क्यों? अभी तो ममता दीदी ने जो युवाओं के लिए जो 1500 रुपए का जो दिया है, मतलब क्या बोले, उससे क्या जिंदगी उनकी तो चलेगी नहीं। देखिए, ये तो हम और आप बोलेंगे तो गलत होगा, क्योंकि हो सकता है जो बेकार युवा हैं या युवाएं हैं बहुत बेकार है, वो इससे तो पता वो चल गया। सोचेंगे कि हम उनके 1500 रुपए में भी नजर लगा रहे हैं। तो ये तो युवाओं को खुद सोचना चाहिए कि 1500 रुपया में आपका आने वाला भविष्य सुरक्षित है कि भैया आपको परिवर्तन चाहिए। अगर 1500 में वो खुश है, मैं क्या बोलता हूँ, जनता सबसे बड़ी चीज होती है ना, नेता को दोष देने से पहले जनता को दोष देना चाहिए, क्योंकि जनता ही नेता चुनती है। जैसा जनता सोचेगी, जैसा जनता का विचार होगा, उस तरह का नेता निकल के आएगा। अगर आपका विचार होगा कि मैं 500 1000 रुपए 1500 रुपए में उस तरह का नेता को चुनूंगा जो मुझे 1000 1500 देने में मैं खुश हो जा रहा हूँ, तो वो नेता भी उसी टाइप का होगा, वो भी जीत जाएगा। वो भी आपको 1500 रुपये दिया, 1000 रुपये दिया, तो आपसे 15,000 10,000 15 लाख 10 लाख ऐसे ही आपसे वसूलेगा। आप बोलिए हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए भैया तुम्हारा, हमको काम दे दो, हम अपना सम्मान से काम करेंगे और अपना जीवन काटेंगे। किसी को हम हाथ नहीं फैलाएंगे। क्यों फैलाने जाए हम? हमारे माँ बाप हमको पढ़ाए इसी दिन के लिए कि 1500 रुपया और 1000 रुपया के लिए हम लाइन लगाए, यही दिन देखना था। तो इससे अच्छा माँ बाप जो पैसा खर्चा के अपने बच्चों के पैसे मतलब पढ़ाई लिखाई में, उससे अच्छा तो उसको फिक्स डिपॉजिट कर देता, तो उससे ज्यादा पैसा उनको मिल जाता, काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको, और नहीं लाइन लगाना पड़ता फॉर्म भरने के लिए। बिल्कुल नहीं, वहाँ पे तो जो इंजीनियरिंग का भी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी लाइन लगा रहे हैं, और बहुत लोग तो मास्टर डिग्री पीएचडी कर कर लाइन लगा रहे हैं। आज के टाइम में हमारे बंगाल का युवा जो सही में एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, आज अपना घर बार, अपनी माँ बाप, अपने भाई बहन, अपना सब, अपना मोहल्ला, अपना अपना स्टेट को छोड़ के दूसरे राज्य में जाके काम कर रहा है, और 12-12 घंटे 15-15 घंटे वहां सर्विस दे रहा है। तो फिर काहे का मेरा कौन सा बंगाल बोलते हैं ये लोग, तो फिर क्या उसका बोलने का मतलब? कुछ दिन पहले पता चला, मतलब एक जन बोल रहे थे कि जो टीएमसी के सपोर्टर है, जो टीएमसी में पार्टी में काम करते हैं, उनको काम दिया जा रहा है इलीगली तौर पर, जैसे म्युनिसिपल हो ये हो, उनको रखा जा रहा है, पर जो वैकेंसी है वो आती है, जो आनी चाहिए वो नहीं आती है। तो नहीं आएगी, और आएगी भी ना वैकेंसी, तो मैं बता दे रहा हूँ उसमें भी लोग पैसे खाएंगे। आपसे 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए लेकर आपको नौकरी देंगे, और बाद में फिर वही नौकरी आपसे चल भी जाएगी, जिस तरह से टीचरों की नौकरी गई है। कभी ना कभी देखिए, चोरी से पाया हुआ चीज ज्यादा दिन तक नहीं रहता, अपने सम्मान से पाया हुआ चीज जीवन भर रहता है, और चोरी से पाया हुआ चीज ज्यादा दिन नहीं रहेगा। एक उम्र कटने के बाद देखिएगा इसी तरह से कोई केस लड़ेगा, और जाके ऑर्डर आएगा कोर्ट से कि भैया ये तो इसमें से पता करो कौन कौन इलीगल तरीके से जॉब पाया, और उसी टाइम आपका पैसा भी चला जाएगा, आपका इतना दिन का जो सर्विस आप दिए हैं उसका भी जीरो हो जाएगा, और ऐसे उम्र में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा जिस उम्र में आप नया काम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ना ढूंढ भी पाएंगे। तो मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, भैया आप लोग अब तो जाग जाओ, नहीं तो फिर जीवन में जागने का, क्योंकि जागना और सोना अपने समय पे ही होता है। दिन में ही जागा जाता है और रात में ही सोया जाता है। आपके लिए अलग से दिन नहीं आएगा कि उस टाइम आप जागोगे। बोलते हैं ना, जब दिन होता है तभी सुबेरा होता, सुबेरे के समय में जागना जाता है। अब रात के समय में आप जागोगे, बोलोगे यार मैं अब जाग गया हूँ, लेकिन वो समय लेट हो चुका रहेगा। जो चीज चल जाती है वापस, समय निकल जाता है, वापस नहीं आता है।